एक आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज का एक ऑफिसर अगर 48 आवर से ज़्यादा थाने में बंद हो जाता है, जेल में बंद हो जाता है, तो उसकी नौकरी चली जाती है। एक टीचर अगर 2-3 दिन जेल में रह जाए तो उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन एक कैदी, एक क्रिमिनल जो जेल में है, जेल में कैद है, तो उसे क्या सजा मिलती है कि उसका वोटिंग राइट चला जाता है। एक कैदी को वोट देने का अधिकार नहीं है पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार, लेकिन वही कैदी जेल में रहकर चुनाव लड़ सकता है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट है उसके पास। वो चुनाव लड़के मंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है और विधायक बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर वही कैदी जिसका वोटिंग राइट नहीं है, वो चुनाव जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आपके लिए कानून बनाएगा। और उस कानून की व्याख्या कौन करेंगे? हमारे ऑनरेबल जजेस और लॉर्डशिप उसको लागू करवाएंगे और पुलिस उस कानून को लागू करेगी। एक और विसंगति, मैं कई विसंगतियां बताता हूं। एक बार आप पढ़िए आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि आर्टिकल 324 से इलेक्शन कमीशन को बेइंतहा पावर मिलती है। इलेक्शन कमीशन पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सुपरटेंडेंस करता है, ऑब्जर्व करता है, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है और कैसे चुनाव होगा, कैसे चुनाव की गिनती होगी, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, ये सारा आर्टिकल 3 में है। चुनाव को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप चुनाव के दौरान कोई हेट स्पीच देते हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई गंदी बात बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो उसको चुनाव आयोग को यह पावर है कि आपको वार्निंग जारी करे। जब से भारत आजाद हुआ है, यहाँ कई बार लोकसभा, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कई सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन आज तक हेट स्पीच के लिए या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन करने के लिए एक भी आदमी को सजा नहीं मिली। वार्निंग पे वार्निंग मिलता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई सजा नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि हर दूसरी राजनीतिक पार्टी का हर आदमी हेट स्पीच दे रहा है और भेदभाव कर रहा है, कभी धर्म के आधार पे, कभी लिंग के आधार पे, कभी जाति के आधार पे। एक बात और, आप देखेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के वेबसाइट पे जाएं तो आप पाएंगे कि कभी कभी ईडी सीबीआई का रेड पड़ता है। जो कंपनी गलत काम करती है उस कंपनी को सेल कंपनी डिक्लेयर कहता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन रद्द कर देती है, वो कंपनी काम नहीं कर पाती है। मैं मिथिलेश कुमार पांडे, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं डिटेल में बाद में आऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं फिलहाल कि एक कंपनी जो बिजनेस करती है हिंदुस्तान में और टैक्स अर्न करके पब्लिक के वेलफेयर के लिए टैक्स देती है, जीएसटी देती है, इनकम टैक्स देती है, उसकी मान्यता एक थोड़ी सी गलती के लिए रद्द हो जाती है। लेकिन जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द नहीं हुई है। कई बार ये केसेस गए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी कई बार केस दायर हुए हैं। क्योंकि इसमें इशू क्या है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 39A के अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, कई पार्टियां रजिस्टर्ड है। लेकिन किसी भी पार्टी पे आप जितना भी केस कर लीजिए, मैंने आप सर्च करेंगे मिथिलेश कुमार पांडे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिथिलेश कुमार पांडे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले गया हूं। इलेक्शन कमीशन को मैंने पार्टी बनाया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी उस पावर का यूज किया ही नहीं। उस पावर का यूज कब होगा? जब आप अपना जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जो पब्लिक से कमिटमेंट करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी आगे मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसमें कमिटमेंट करती है, राइटिंग मैनिफेस्टो में लिखे कि हम ये वादा पूरा करेंगे, फिर वो वादा पूरा नहीं करती है, तो ये एक तरह जनता को चीटिंग हो गया। फिर एक सिंबल पे चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद दल बदल करके दूसरे पार्टी में दूसरे सिंबल के साथ वो पार्टियां अटैच हो जाती हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। अगर पीपल को, जनता को, लोगों को ये पहले से पता होता तो उसी पार्टी को वोट देते जहां वो दल बदल के जा रहे हैं। एक तरह जनता के साथ ये चीटिंग हो गया। तो चीटिंग करने के लिए क्या एक उपयोग करके उसके सब सेक्शन का हम इलेक्शन कमीशन में अगर आप केस करें कि पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द किया जाए, क्योंकि ये सारा आज से नहीं, हर चुनाव में हर पार्टी ये वादा करती है गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटा देंगे, देश को जापान बना देंगे, टोक्यो बना देंगे, लेकिन आज भी देश में गरीबी है, आज भी लोग भूखे हैं। फिर किसी पार्टी की मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? क्योंकि रजिस्ट्रेशन आज तक रद्द नहीं हुआ। अब एक और इशू है, वो इशू क्या है कि यहाँ सबको बराबर का अधिकार है। हिंदुस्तान की आबादी अगर 150 करोड़ लोग है, मान लीजिए कि हिंदुस्तान में वोटर अगर 70 करोड़ वोटर है या 100 करोड़ वोटर है, तो 100 करोड़ लोगों को अगर वोटिंग राइट है, लेकिन ये 100 करोड़ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे कि इसके लिए आप पढ़िए आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332।
इसमें स्पेशल प्रावधान दिया गया है। ये लिखा गया है कि लोकसभा के 543 सीटों में से 131 सीट 130 सीट पे आप वोट तो कर सकते हैं, लेकिन वहां चुनाव हर आदमी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो सीट आरक्षित है। वहां से कोई वैज्ञानिक भी है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी है, कोई बहुत बड़ा समाज सेवी भी है, लेकिन अगर वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नहीं आता है तो वोट दे सकता है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है। वैसे ही 4120 के करीब असेंबली सीट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसमें 1168 सीट पे आप वोट तो कर सकता है हर आदमी को वोटिंग करने का पावर है, लेकिन हर आदमी 1168 असेंबली इलेक्शन ऐसे हैं, असेंबली सीट्स जहां से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? इसका प्रावधान आर्टिकल 330 और 332 में है। अभी कुछ दिनों पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो क्या ये जो रिजर्व कैटेगरी है 10% वाली ईडब्ल्यूएस में, जो कि जनरल कास्ट को दिया गया है, क्या इनके लिए असेंबली इलेक्शन में और या लोकसभा में जो इलेक्शन होता है लोकसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, क्या वहां भी सीट रिजर्व है? नो। क्या इनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है? नो। तो ये ईडब्ल्यूएस को कहाँ रिजर्वेशन मिलता है, ये एक रिसर्च का विषय है, और ये क्यों बनाया गया, इसकी क्या उपयोगिता है, ये देखने और रिसर्च करने का विषय है।